गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकुलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज शुरू। अभी अपन एक श्रृंखला के रूप में चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में हम बात करेंगे सरकार के अंगों की, और मुख्य रूप से सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पिछले वीडियो में अपने बात की थी व्यवस्थापिका की, और आज इस कड़ी में एक दूसरे महत्वपूर्ण अंग यानी कि कार्यपालिका, आज अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करता है। विस्तृत रूप से इसमें एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक वह सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो कानून के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त किए गए हैं। एक बार थोड़ा सा ये समझिए कि जैसे हम सरकार के 3 अंगों की बात करते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका इट मीन्स, अपन दूसरे अर्थों में इसे कह सकते हैं संसद। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में व्यवस्थापिका का मतलब है संसद, कार्यपालिका का मतलब है हमारी मंत्रिमंडल मुख्य रूप से, और न्यायपालिका तो जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय के अधीन समस्त न्यायिक प्रणाली के रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, तो संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण से हमारे यहाँ मंत्रिमंडल कार्यपालिका कहलाता है। लेकिन अगर हम कार्यपालिका का विस्तृत अर्थ लें तो इसमें वो सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका किसी न किसी रूप में कानूनों के क्रियान्वयन में योगदान होता है, किसी न किसी रूप में। क्योंकि कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करते हैं, इसलिए कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। तो कार्यपालिका जिस तरीके से अपने प्रशासनिक अमले के माध्यम से कानूनों को जो लागू करती है, और कानूनों को लागू करने में जिन जिन व्यक्तियों की भूमिकाएं होती है, वो सारे के सारे व्यक्ति कार्यपालिका का अंग माने जाते हैं। जैसे अभी अपन ने बात आई कि विस्तृत रूप में इसमें चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक वे सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो कानून के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त किए गए हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का मुखिया होता है, उसके अधीन पूरी कार्यपालिका शक्ति होती है, पूरा प्रशासनिक अमला होता है। और राष्ट्रपति जिन आदेशों को पारित करता है, जिन कानूनों को क्रियान्वित करता है, उन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभागों में होती है। इसे चपरासी तक वे सभी व्यक्ति कार्यपालिका के अंग माने जाते हैं। परंतु सीमित और मान्य अर्थ में कार्यपालिका अध्यक्ष तथा उसके सहयोगी मंत्री ही इसमें आते हैं। अगर अपन इसको अभी ये बात की अपने विस्तृत अर्थ में कि राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक इसमें शामिल होते हैं, लेकिन अगर अपन इसको एक सीमित वर्ड की बात करें तो कार्यपालिका अध्यक्ष और उसके मंत्री ही इसमें शामिल होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कार्यपालिका अध्यक्ष है राष्ट्रपति। अभी अपन मैंने कहा कि कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति और उसके सहयोगी मंत्री, यानी कि राष्ट्रपति जिन व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है वो व्यक्ति, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, इसमें बाकी कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, इसमें राज्य मंत्री भी शामिल है, इसमें स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी शामिल है। जितने भी व्यक्ति मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति और वो सारे के सारे मंत्री कार्यपालिका के अंग के रूप में माने जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल, ब्रिटेन में सम्राट मंत्रिमंडल तथा अमेरिका में राष्ट्रपति सचिव कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ये एक सीमित अर्थ है। अगर अपन कहें भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो हम ये कहेंगे राष्ट्रपति और उसका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन चूंकि सम्राट जो है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, इसलिए सम्राट और उसका मंत्रिमंडल। और अगर अपन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति और उसके जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव, हालांकि हम आम बोलचाल में उनको भी मंत्री बोल देते हैं, और राष्ट्रीय भाषा में उनको सेक्रेटरी या सचिव कहा जाता है। राष्ट्रपति के सचिव वो कार्यपालिका के अंग के रूप में शामिल होते हैं। कार्यपालिका के 2 भाग हैं: राष्ट्रीय कार्यपालिका जो कानूनों के आधार पर प्रशासन संबंधी विभिन्न विभागों के लिए नीति निर्माण करती है। राष्ट्रीय कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति और उसके मंत्री, ये राष्ट्रीय कार्यपालिका कहलाते हैं। और ये लोग कार्यपालिका जो कहलाती है, ये लोग कानूनों के आधार पर प्रशासन का संचालन करती है। कानून कौन से? वो कानून जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं, और उन कानूनों को कार्यपालिका यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय कार्यपालिका है ये प्रशासन में लागू करती है। तथा
दूसरा है स्थायी सेवा वर्ग, जो नीति निर्माण में सहायता देता है और नीतियों को क्रियान्वित करता है। ये जो नीतियाँ बनाई जाती है राष्ट्रीय कार्यपालिका के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उन समस्त के पीछे जो शक्ति होती है वो होती है स्थायी सेवा वर्ग की, जिसे हम नौकरशाही कहते हैं। और यही नौकरशाही जो है ये नीतियों को लागू करने में, नीतियों को क्रियान्वित करने में, नीतियों को निर्माण करने में ये राष्ट्रीय कार्यपालिका की सहायता करती है। कार्यपालिका के प्रकार, वर्तमान में विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। पहला है राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका। राष्ट्रीय कार्यपालिका में जनता द्वारा निर्वाचित होकर आने वाले सदस्य होते हैं, जिनमें से मंत्रिमंडल का गठन होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य अपने कार्य के विशेषज्ञ नहीं होते, परंतु प्रशासनिक कार्यों को करने तथा राष्ट्रीय कार्यपालिका को सहायता करने के लिए कुछ स्थायी प्रशासक विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। पहला जो प्रकार है राष्ट्रीय कार्यपालिका का वो है राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का शाब्दिक अर्थ है वो व्यक्ति जो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, यानी कि हमारे जो मंत्री है, क्योंकि वो हर समय चुनाव के दौरान, जब भी चुनाव होते हैं 5 साल में या उससे पहले, चुनाव के माध्यम से जनता के सामने जाते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं और उन्हीं जीते हुए व्यक्तियों में से हमारा मंत्रिमंडल बनता है। जैसे अभी अपन कर सकते हैं कि मोदी सरकार है तो मोदी का मंत्रिमंडल है, तो ये जो मोदी का मंत्रिमंडल है ये क्या कहलाता है, राष्ट्रीय कार्यपालिका। और चूंकि राष्ट्रीय कार्यपालिका अपने कार्य में विशेषज्ञ नहीं होते, वो अपने कार्य में दक्ष नहीं होती, तो ऐसे व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है जो प्रशासनिक कार्य में दक्ष हो, विशेषज्ञ हो। तो ऐसे कार्य करने के लिए प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसे स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, उसकी नियुक्ति होती है। हमारे जो नौकरशाही है, हमारे जो बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं, ये स्थायी कार्यपालिका या स्थायी सेवा वर्ग के लोग कहलाते हैं। ये विशेषज्ञ होते हैं, ये स्थायी प्रशासक होते हैं और यही वास्तव में सरकार का संचालन करते हैं। इनके हाथ में शक्ति होती है और ये कानून बनाने से लेकर के कानून को लागू करने तक अपनी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय कार्यपालिका निश्चित समय के लिए निर्वाचित होती है, लेकिन स्थायी कार्यपालिका के सदस्य अवकाश ग्रहण करने तक अपनी सेवाएं देते हैं। राष्ट्रीय कार्यपालिका का अधिकतम कार्यकाल होता है 5 साल। जो भी सरकार आई है 5 साल तक पद पर रहेगी और उसके बाद चली जाएगी। चुनाव के माध्यम से कौन सी सरकार आती है, कौन लोग मंत्री बनते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो सेवा में आने के बाद जब तक सेवा निवृत्त नहीं हो जाती तब तक वो अपने पद पर रहती है। अमूमन हम ये मानकर चलते हैं कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल है। अगर व्यक्ति एक बार सेवा में आ गया तो वो 60 साल का जब तक नहीं हो जाता तब तक अपने पद पर रहेगा, इसलिए इसे स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। दूसरी है नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका। ऐसी कार्यपालिका संसदात्मक शासन व्यवस्था में मिलती है। नाममात्र कार्यपालिका वो होती है जो संवैधानिक रूप से तो सर्वोच्च शक्ति संपन्न पर उन शक्तियों पर उसमें नहीं करती। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती है, एक को कहा जाता है नाममात्र और एक को कहा जाता है वास्तविक। भारत में क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका का उदाहरण है। नाममात्र का इसलिए कि सारे के सारे काम तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति इनमें से एक भी कार्य संपन्न नहीं करता। तो फिर इन कार्यों को कौन संपन्न करता है? इन कार्यों को संपन्न करता है हमारा मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री समेत जो मंत्रिमंडल होता है वो होता है वास्तविक कार्यपालिका। आप देखिए हमारे संविधान की तरफ, हमारा संविधान राष्ट्रपति के नाम से सारी शक्तियां गिनाता है। कहीं पर भी प्रधानमंत्री की शक्तियां या मंत्रिमंडल की शक्तियां नहीं गिनाई गई। शक्तियां किसकी है? राष्ट्रपति की। लेकिन राष्ट्रपति इनमें से कोई भी काम नहीं करता। तो काम कौन करता है? जो हमारा मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री समेत, वो सारा का सारा काम करता है। इसलिए मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री समेत जो मंत्रिमंडल है उसको वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है और राष्ट्रपति को नाममात्र कार्यपालिका कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भेद सिर्फ और सिर्फ संसदीय शासन व्यवस्था में मिलता है, अन्य शासन व्यवस्था में नहीं। भारत का राष्ट्रपति व ब्रिटेन का सम्राट इसके उदाहरण है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री से मंत्रिमंडल होता है जो वास्तविक शक्तियों का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, जैसे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है वैसे ही ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। और भारत में राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका है, ब्रिटेन में सम्राट नाममात्र कार्यपालिका है। भारत में और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल जो है वो वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है। एकल तथा बहुल कार्यपालिका। नाममात्र एकल कार्यपालिका तो भारत का राष्ट्रपति व ब्रिटेन का सम्राट है,
वास्तविक एकल कार्यपालिका अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो संवैधानिक कार्यकारी शक्तियां युक्त कार्यपालिका है। यहाँ पर भी एकल तथा बहुल कार्यपालिका में भी हमने एक फिर से डिफरेंस किया है। एक तो नामात्रीय एक एकल कार्यपालिका और एक वास्तविक एकल कार्यपालिका। अभी जैसे बात की अपन ने, नामात्रीय कार्यपालिका भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट है, ये नाममात्र एकल कार्यपालिका के उदाहरण है। और अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। अगर अपन अमेरिकी संविधान पर दृष्टि डालते हैं तो अमेरिकी संविधान शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से गिनाता है और राष्ट्रपति ही उन शक्तियों का प्रयोग करता है। अब भारत के एक अंतर देखिएगा, भारत का संविधान राष्ट्रपति के नाम से सारी शक्तियां गिनाता है, लेकिन राष्ट्रपति उसका प्रयोग नहीं करता। लेकिन अमेरिका में वहां का संविधान राष्ट्रपति के नाम से सारी शक्तियां गिनाता है और राष्ट्रपति ही उसका प्रयोग करता है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है, जबकि भारत का राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है। बहुल कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसमें कार्यपालिका शक्तियां अनेक व्यक्तियों में समान रूप से विभाजित हो। प्रशासन के लिए वे सभी समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, जहां 7 सदस्य सामूहिक रूप में कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। बहुल कार्यपालिका का एकमात्र उदाहरण स्विट्जरलैंड है। विश्व में और कोई भी देश नहीं है जहां बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। और बहुल कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड में सिर्फ 7 व्यक्ति होते हैं कार्यपालिका में, सिर्फ 7 व्यक्ति, और 7 व्यक्ति बराबर शक्तिशाली होते हैं, कोई भी ज़्यादा या कोई भी कम नहीं होता। स्विट्जरलैंड में 7 विभाग हैं और 7 व्यक्ति उन 7 विभागों के मुखिया हैं और 7 व्यक्ति बराबर उत्तरदायी है, 7 व्यक्ति बराबर शक्तिशाली हैं और कार्यपालिका शक्तियां इन 7 व्यक्तियों में बंटी हुई, इसलिए स्विट्जरलैंड को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। तो बहुल कार्यपालिका का एकमात्र उदाहरण है स्विट्जरलैंड। उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका या संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। यदि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी हो तो उत्तरदायी या संसदीय कार्यपालिका कहलाएगी, और अगर कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती तो उसे अनुत्तरदायी या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते। हमारे यहाँ चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए हमारी जो कार्यपालिका है, जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं प्रधानमंत्री समेत, वो अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका यानी कि हमारी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, गौर कीजिएगा। भारत में मंत्रिमंडल के सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है उत्तरदायी कार्यपालिका। उत्तरदायी कार्यपालिका यानी कि संसदीय कार्यपालिका, और जहां कार्यपालिका को संसद उत्तरदायित्व के बिना हटा नहीं सकती या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा नहीं सकती, उसको कहा जाता है अनुत्तरदायी कार्यपालिका। और ये पाया जाता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और अमेरिकी शासन व्यवस्था में अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का मुखिया है, और संसद जिसे वहाँ कांग्रेस कहा जाता है वो किसी भी तरीके से राष्ट्रपति को समय से पहले नहीं हटा सकती। सिर्फ एक ही तरीका है, महाभियोग, और आज तक अमेरिकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को कहा जाता है अनुत्तरदायी कार्यपालिका और संसदीय शासन व्यवस्था को कहा जाता है उत्तरदायी कार्यपालिका। उत्तरदायी कार्यपालिका को विश्वास के अभाव में हटाया जा सकता है, जबकि अनुत्तरदायी कार्यपालिका को हटाना दुष्कर है, उसका निश्चित कार्यकाल होता है। हमारे यहाँ कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल को हटाया जा सकता है समय से पहले, लेकिन अमेरिका में हटाया जाना संभव नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है, तो वो 4 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका, जहां पर राज्य का मुखिया सम्राट होता है और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र या उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठता है तो उसे पैतृक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, इथोपिया, हॉलैंड, नॉर्वे, जापान, स्वीडन, बेल्जियम, डेनमार्क आदि, ये वो देश हैं जहां पर आज भी राजतंत्र है। राजतंत्र में राजा कार्यपालिका का मुखिया होता है और राजा की मृत्यु के पश्चात उसका जो भी उत्तराधिकारी होता है वो पद ग्रहण करता है, तो इसे हम कहते हैं पैतृक कार्यपालिका। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा ब्रिटेन की जो सम्राट थी रानी एलिजाबेथ द्वितीय, उनका देहांत हुआ और उनके देहांत के पश्चात उनका उत्तराधिकारी जो थे राजा चार्ल्स, वो गद्दी पर बैठे। इसलिए वो वो पैतृक कार्यपालिका का उदाहरण है।
और जहां राज्य का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है, जैसे भारत, अमेरिका, इटली, फ्रांस आदि। इन देशों में जनता के द्वारा कार्यपालिका के सदस्यों को चुना जाता है चुनाव के माध्यम से, और जब जब चुनाव होता है तब तब इनकी नियुक्ति की जाती है, इसलिए यहाँ पर निर्वाचित कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका कार्य या शक्तियाँ, पहला है प्रशासनिक कार्य। देखिए, ये मुख्य कार्य है। जो भी कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं उन कानूनों को अपने प्रशासनिक अमलों में, प्रशासनिक विभागों में लागू करना, ये प्रशासनिक कार्य कहलाता है। इसके लिए कार्यपालिका विभिन्न प्रकार के विभाग स्थापित करते हैं, प्रशासनिक विभाग, और उनमें विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं। व्यवस्थापिका यानी कि संसद कानून बनाकर कार्यपालिका को सौंप देती है, और कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो अपने विभागों में कानून लागू करने का कार्य करते हैं। जैसे हम एक बात करें कि कृषि से संबंधित कोई कानून बनाया गया तो कृषि विभाग के जो अधिकारी होंगे वो अपने विभाग में उसको लागू करेंगे। तो ये जो मुख्य कार्य हैं ये प्रशासनिक कार्य कहलाते हैं, और इसके लिए जो है वो प्रशासनिक तंत्र मंत्र सारा का सारा होता है जो उसको लागू करने का कार्य करता है। दूसरा है व्यवस्थापन कार्य। देखिए, याद रखिएगा, व्यवस्थापन कार्य कार्यपालिका का नहीं है, ये मुख्य रूप से व्यवस्थापिका का है, लेकिन फिर भी व्यवस्थापन के संबंध में कार्यपालिका को भी कुछ शक्तियां प्राप्त है। जैसे विधि निर्माण करना व्यवस्थापिका का कार्य होता है, पर विधि निर्माण में कार्यपालिका किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करती है। संसदात्मक शासन में मंत्रिमंडल संसद का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने तथा सदन को विघटित करने का कार्य करते हैं। ये कार्यपालिका के कार्य होते हैं कि संसद को कब बुलाया जाएगा, यानी कि संसद का अधिवेशन कब होगा, राष्ट्रपति तय करता है। सत्रावसान कब होगा, राष्ट्रपति तय करता है। और अगर सदन को समय से पहले विघटित किया जाए तो इसका निर्माण भी कार्यपालिका ही करते हैं, इसका निर्णय भी कार्यपालिका ही करती है। वो जब चाहे समय से पहले संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। कार्यपालिका विधेयकों पर विचार करने के लिए प्रस्ताव रख सकती है, विधेयक पेश कर सकती है, किसी विधेयक को कानून बनने से रोक सकती है। कार्यपालिका अध्यक्ष के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। देखिए कि कहने के लिए तो ये बात सच है कि व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करते हैं, लेकिन वास्तव में कानून का निर्माण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कार्यपालिका। कैसे? कार्यपालिका विधेयकों पर विचार करने के लिए प्रस्ताव रख सकती है, यानी विधेयक रख सकती है और विधेयक पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून बनने से रोकना हो तो रोक सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का मुखिया होता है उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता। इसलिए कार्यपालिका देखा जाए तो वास्तविक अर्थों में कानून निर्माण का कार्य करते हैं। कहने के लिए व्यवस्थापिका कानून बनाते हैं, लेकिन वास्तव में और व्यवहार में कानून निर्माण का कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। वही विधेयक रखती है, वही चर्चा करती है, वही विधेयक पर होने वाली बहस का जवाब देती है, वही विधेयक को दोनों सदनों से पारित करवाती है, वही विधेयक को हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजती है, और फिर जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब वही कानूनों को लागू भी करती है। तो कहने का मतलब कि कार्यपालिका न केवल व्यवस्थापिका का कार्य करती है बल्कि कार्यपालिका का कार्य भी करती है। सैनिक युद्ध संबंधी कार्य। कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्र की सैनिक शक्ति का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। हमारा जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, इसलिए सर्वोच्च सेनापति जो है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। इस नाते वह सैनिक अधिकारी नियुक्ति व पद से हटाने का अधिकार रखती है। जो भी हमारी तीनों सेनाएं हैं उनके जो भी अध्यक्ष होते हैं या तीनों सेनाओं की जो जॉइंट संयुक्त जो होती है उसके जो चीफ होते हैं उनको भी नियुक्त करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वह युद्ध की घोषणा व्यवस्थापिका की स्वीकृति से कर सकती है, यानी कि अगर युद्ध की घोषणा करना हो तो व्यवस्थापिका से स्वीकृति लेनी होती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो स्वीकृति नहीं ली जाए। अगर आकस्मिक स्थिति आ जाती है तो स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती और डायरेक्ट कार्यपालिका युद्ध की घोषणा करती है। युद्ध का नेतृत्व वही करती है तथा युद्ध समापन की घोषणा भी यही करती है। यानी कि हम यूँ देखें, सैनिक और युद्ध संबंधी समस्त कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। कार्यपालिका ही इसमें अंतिम होती है, वही सर्वोच्च शक्ति संपन्न होती है और वही अंतिम निर्णय भी लेती है। राष्ट्रीय और वैदेशिक कार्य। कार्यपालिका ही अन्य देशों से राजनीतिक संबंध बनाने के लिए राजदूतों का आदान प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां
वह समझौते वही करती है, व्यापारिक समझौते भी यही करती है। यानी कि विदेश संबंधों का संचालन भी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। जो हमारे विदेश मंत्री होते हैं वो विदेश संबंधों के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। किन देशों में किस व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजना है और व्यापारिक संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों में क्या करना है, ये सब कुछ निर्णय कार्यपालिका ही करती है। जो भी हमारे विभिन्न देशों के साथ संधियां या समझौते होते हैं ये कार्यपालिका की इच्छा से और कार्यपालिका के अनुसार ही होते हैं। तो विदेश संबंधों का संचालन भी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। अर्ध न्यायिक कार्य, कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, अपराधियों की सजा कम कर सकती है। ऐसा भारत और अमेरिका की कार्यपालिका ही कर सकती है। कई देशों में प्रशासनिक अधिकारियों तथा नागरिकों के झगड़ों में निपटारा भी कार्यपालिका ही करते हैं। देखिए, न्यायिक कार्यों के संपादन के लिए न्यायपालिका बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो न्यायिक कार्य माने जाते हैं वो कार्यपालिका कहते हैं, इसलिए इसको अर्ध न्यायिक कार्य कहते हैं। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना, पदस्थापन करना, ये कार्यपालिका करती है। अपराधियों की सजा कम करना, अपराधियों की सजा को पूरी तरह से माफ कर देना, ये कार्य वही कार्यपालिका करती है। जैसे आपने देखा होगा भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास अपराधी अपनी सजा कम करने के लिए अपील कर सकते हैं। भारत में ऐसे कई उदाहरण भी मिल रहे हैं जिसमें सजा को कम भी किया गया है, सजा को स्थगित भी किया जाता है। तो ये कार्य कार्यपालिका के हाथ में होते हैं, लेकिन ये सारी की सारी कार्यपालिकाएं ऐसा कार्य नहीं करती। भारत और अमेरिका में ऐसा होता है। और कई देशों में प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों के झगड़ों का निपटारा भी कार्यपालिका ही करती है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस में प्रशासकीय कानून चलते हैं, वहाँ पर नागरिकों के बीच में और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में अगर झगड़े उत्पन्न हो जाए तो कार्यपालिका के माध्यम से उन झगड़ों का निपटारा भी किया जाता है। वित्तीय कार्य, आय व्यय के बजट को कार्यपालिका ही तैयार करती है। जो हमारा बजट होता है जो हम फरवरी में पेश करते हैं, उसको बनाने का, उसको पेश करने का, उस पर बहस करने का, उस पर जवाब देने का, उसको पारित करने का और उसको लागू करने का, ये कार्य हमारे वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। आप देखते होंगे हर साल संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता, तो इसको तैयार करने का कार्य और सारा काम करने का कार्य हमारा वित्त मंत्री ही करता है। धन विधेयकों को मंत्रिमंडल ही संसद में प्रस्तुत करता है। जो भी धन विधेयक होते हैं जब भी लाया जाता है उसको वित्त मंत्री के द्वारा ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है और बहुमत द्वारा पारित करवाते हैं। वित्त विभाग ही वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखने का समुचित प्रयास करता है, जो कार्यपालिका के अधीन होता है। जो हमारा वित्त विभाग है वो पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था का संचालन करता है कि किस प्रकार से हमारा वित्तीय ढांचा होगा, किस प्रकार से हमारा वित्तीय ढांचा कार्य करेगा, किस प्रकार से हमारा वित्तीय सिस्टम चलेगा, ये सब कुछ हमारा वित्त विभाग तय करता है, जो मंत्रिमंडल के अधीन होता है। अन्य कार्य, इन कार्यों के अलावा भी कार्यपालिका कई कार्य करती है, जैसे उपाधियां वितरित करना। भारत में देखिए आप, भारत रत्न है, इसके अलावा जो पद्म पुरस्कार है जिनको हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री कहते हैं, ये उपाधियां हैं। इन उपाधियों को वितरित करने का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा भारत का राष्ट्रपति जो है पद्म पुरस्कार भी प्रदान करता है, भारत रत्न प्रदान करता है। विशिष्ट सेवा के बदले पेंशन व अन्य सहायता देना आदि। वर्तमान में जन कल्याणकारी राज्य में कार्यपालिका कार्य में लगातार वृद्धि भी हो रही है। तो ये कुछ अन्य कार्य है जो कार्यपालिका के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। तो ये है सरकार का दूसरा और अति महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका। हम दो अंगों की बात कर चुके हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की। अगली कड़ी में हम बात करेंगे तीसरे और महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। आपकी हर जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कड़ी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।